वेलकम एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, आज हम लोग एक अलग ही टॉपिक देखने जा रहे हैं। वैसे मैंने कमिट किया था ओवरहेड्स के बारे में, लेकिन ओवरहेड्स को थोड़ा मैं पेंडिंग छोड़ के मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को मैंने छोटा सा एक हल्का सा डिस्कशन मैंने जरूर कर लेना चाहिए। सो कौन सा टॉपिक है सर? सस्पेंस तो हटाओ। टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो सुनने में जितना आसान है एक्चुअल में यहां गलती होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़े डायरेक्ट टैक्स से ध्यान हटा के डायरेक्ट एक्सपेंस की तरफ हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं अभी। ठीक है, चलिए। सो दोस्तों, मैंने क्यों इस टॉपिक को यहां पे सेलेक्ट किया? वैसे तो मॉड्यूल में अलग से ये चैप्टर कवर्ड है, बट एट द सेम टाइम मैं इसके बारे में मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि इसके बारे में बहुत सारे गलत फहमियां फैले हुए हैं, और उस गलत फहमी के पीछे खास रीजन है। मतलब देखो, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स में जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो नॉर्मली स्पीकिंग स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से 11th-12th में जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, हमारे दिमाग में एक बात फिट कर दिया जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और पीएनएल अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। ठीक है, सही है, ऐसा ही बताया जाता है। ओके, अब जरा सोच के देखो, हम एज अ रिजल्ट इस इंप्रेशन में रहते हैं कि ट्रेडिंग में जो कुछ भी लिखा वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे परचेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे ही सोचते हैं हम लोग। ठीक है, अब जरा सोच के देखो, परचेज क्या किया? मे बी रॉ मटेरियल परचेज किया आप लोगों ने, दैट इज पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, है ना। वेजेस, दैट इज परहैप्स आई गेस यू आर पेइंग टू योर डायरेक्ट लेबरर्स, सो दैट इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, है ना। सर, तो कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ना। सोच के बताइए, एक बार के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, सोच के बताइए, क्या कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं? नहीं। जवाब है नहीं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी सर, जरा समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग मॉड्यूल के पेजेस पलटा के देख भी लीजिएगा, वेरीफाई भी कर लीजिएगा। सर जी, जब मैं मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं, मटेरियल में भी कैलकुलेशन, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीप्ट्स नामक टॉपिक में जाके आप लोग एक बार चेक करो। अगर मैंने मटेरियल परचेज किया, सो बेसिकली सिर्फ उसका बिल अमाउंट नहीं लिया जाता, उस मटेरियल को अपने फैक्ट्री में ले आने के लिए अगर कोई भी कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड मैंने कुछ भी अगर पे किया, that becomes part of the cost of the material. So carriage inward, freight inward is part of cost of material, so it is also not a direct expense. ठीक है सर, तो बचा क्या? हाँ जी, तो उसी के लिए हम लोग अभी यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, इस चीज को अच्छी तरह से जानने के लिए सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा डाइव इन करें टू एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में अगर मैं बात करूं तो आई होप कि सब लोगों ने पढ़ा है और सबको याद है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से? पहला होता है मटेरियल, बिल्कुल सही। चलिए एक बार आगे बढ़ने से पहले इसी पे ध्यान देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? मटेरियल वैसे अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग से हमारे सामने आता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ मटेरियल एज एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करूं, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? नंबर 1, लेट मी टेल यू, अगर मैं यहां पे कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं नॉमिनल अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रियल अकाउंट। हाँ, तो ये बात प्लीज सब लोग ध्यान में रखना कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एसेट। ठीक है, सो नॉमिनल अकाउंट एंड समथिंग दैट इज टैंजिबल। क्या कहा मैंने? समथिंग विच इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड समथिंग विच इज टैंजिबल इज मटेरियल। ठीक है, सिंपल सा रूल याद रखना है, नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए और टैंजिबल होना चाहिए। ठीक है सर, जरा समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं इस आईपैड में लिख रहा हूं, है ना, I can touch it, right? So this is tangible for sure. ठीक है, तो क्या ये मेरे लिए एक मटेरियल कॉस्ट हो गया? सोच के बताना आप लोग। Is this material for me? या ये मेरे हाथ में एप्पल का पेंसिल है, ठीक है, 10,000 रुपए का पेंसिल आता है ये। So should I treat that as revenue in nature or should I capitalize it? सोच के बताना। ये कोई साधारण नटराज का पेंसिल नहीं है जो महीने 2 महीने में लाइफ खत्म, या वो भी चलता है बहुत साल वैसे, लेकिन ये जो है ये मतलब मेरे ख्याल से अभी तक मुझे 2 साल के ऊपर तो हो गए इसको। ठीक है, तो जरा सोच के देखिए, शुड आई कैपिटलाइज इट और शुड आई ट्रीट दैट एज रेवेन्यू नेचर? सोच के बताइए। आईपैड रेवेन्यू नेचर की कैपिटल? कैपिटल है ना, तो कैन आई से कि दीज आर ऑल माय असेट्स, दीज आर ऑल रियल अकाउंट्स। तो अगर ये रियल अकाउंट है, क्या ये मटेरियल है? नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल नॉट डायरेक्ट, फिलहाल तो सब मटेरियल। तो मटेरियल की बात अगर मैं कह रहा हूं, सो मटेरियल में हर वो नॉमिनल अकाउंट आता है विच इज टैंजिबल। ठीक है, कितना ध्यान में रहेगा?
चलो आगे देखते हैं। दूसरा होता है लेबर। अब लेबर में क्या आता है? बेसिकली वी ऑल्सो कॉल इट एज एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। नाउ व्हाट डू मीन बाय लेबर? लेबर मतलब एनी ह्यूमन वर्क के लिए अगर मैं पैसा दे रहा हूं, दैट इज लेबर, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये जनरली हम दो नाम से पुकारते हैं इसे, एक तो हम कहते हैं वेजेस, एक कहते हैं सैलरी। दोनों में डिफरेंशिएट क्या होता है कि सर जो प्रोडक्शन रिलेटेड काम करे, मैन्युफैक्चर रिलेटेड काम करे, उनको जो पैसा दे रहा हूं दैट इज वेजेस, और बाकी ऑफिस सेल्स ये सब जो संभाल रहे हैं उनको जो पैसे दे रहा हूं दैट इज सैलरी, राइट? ओके। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है एक्सपेंसेस। अब मन में आया होगा ओवरहेड्स, नहीं, ओवरहेड्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इट इज समथिंग डिफरेंट, बताएंगे आएंगे उसमें भी हम लोग, ठीक है। सो तीसरा जो एलिमेंट होता है दैट इज एक्सपेंसेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस? इट इज समथिंग दैट इज रेसिडुअल, यानी बचा खुचा, बचे खुचे नॉमिनल अकाउंट्स यहां आ जाते हैं। कहने का मतलब a nominal account which neither falls in the category of material nor falls in the category of labor comes in the category of expenses. तो जिसका कोई नहीं होता वो एक्सपेंस को होता है। I mean, जो ना मटेरियल के दुनिया में आता है ना ही लेबर के दुनिया में आता है, ऐसे सारे नॉमिनल अकाउंट्स आ जाते हैं एक्सपेंसेस की दुनिया में। अब ऐसे बहुत लंबा लिस्ट है, क्योंकि हर एक्सपेंस मटेरियल या लेबर थोड़ी ना होता है, बहुत सारे अलग एक्सपेंस होते हैं भाई, है कि नहीं? हाँ जी। तो सबसे पहले तो ये समझ लिया हम लोगों ने। अब दूसरा, मटेरियल को भी अगर मैं कैटेगराइज करूं तो उसे मैं फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। या तो मैं ऐसे कहूंगा डायरेक्ट मटेरियल, या तो मैं इसे कहूंगा इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो मैं कोई भी चीज को डायरेक्ट वर्ड ये यूज ही मैं तब करूंगा व्हेन दैट थिंग इज ट्रेसेबल विद द आउटपुट या विद द जॉब या विद द सर्विस। एग्जाम्पल के तौर पे जरा सोच के देखते हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सो आई एम प्रोवाइडिंग योर सर्विस। सो इफ आई एम प्रोवाइडिंग योर सर्विस नाउ, राइट नाउ तो हम लोग यूट्यूब पे मिल रहे हैं, लेकिन जरा सोच के देखो कि अगर मान के चलो आप लोग मेरे क्लास में आए और मेरे क्लास को ज्वाइन किया, और वहां पर मैं आप लोगों को एक बुक प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरा जो नोट्स है वो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, जो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स दिए हुए, ठीक है। सो दैट डेफिनेटली इन्वॉल्व सम कॉस्ट, और अगर वो कॉस्ट इन्वॉल्व है तो वो भी मैं आप लोगों से रिकवर करूंगा। तो जरा सोच के देखो, एक बंदे को एक ही नोट्स दूंगा, अब मान लो 200 रुपए का नोट्स है, मान लो ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से 200 रुपए ही रिकवर करूंगा फॉर नोट्स, नाउ थिंक अबाउट इट। इफ आई एम कैलकुलेटिंग माई कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बिकॉज नोट्स इज समथिंग दैट इज टैंजिबल, ये आप लोगों से रिकवर कर रहा हूं 200 रुपए, कैन आई से इट इज ट्रेसेबल? एक स्टूडेंट से 200 रुपए ही रिकवर करने। सो जरा सोच के देखना, ये जो नोट्स का कॉस्ट है इसे मैं कहूंगा डायरेक्ट कॉस्ट। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अच्छा जरा सोच के देखिए, ऐसे और भी बहुत सारे स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स मेरे पास पड़े हुए वहां पे, ठीक है। जैसे थोड़ा सा मैं अलग एग्जांपल दे रहा हूं अभी आपको। अच्छा चलो ठीक है, मैं आप लोगों को ये कैलकुलेटर यूज करते हुए पढ़ा रहा हूं, लगेगा ही, राइट? दिस इज ऑल्सो समथिंग टैंजिबल, है ना। अब मैं इसे रियल अकाउंट नहीं मान रहा हूं। क्यों नहीं मान रहा हूं? बिकॉज दिस इज नॉट मटेरियल इनफ। मटेरियलिटी वाला मटेरियल बोल रहा हूं। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये ज्यादा महंगा नहीं है सर, है ना। जरा सोच के देखना, व्हाट इज मटेरियल, व्हाट इज इमटेरियल फॉर यू, इसका एक सिंपल सा टेस्ट है आपके पास, ठीक है। मान के चलो आपके पास जो कैलकुलेटर है वो अगर गिर गया आपके हाथ से, कितना फर्क पड़ेगा आपको? दुख होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? अब जरा सोच के देखो, आपने मोबाइल फोन में ना कवर लगाया है और ना ही स्क्रीन गार्ड लगाया है, और वो फोन आपके हाथ से गिर जाए, फर्क पड़ेगा? कौन से में ज्यादा फर्क पड़ा, कैलकुलेटर में कि मोबाइल में? दिस इज द टेस्ट ऑफ मटेरियलिटी। आपके लिए मोबाइल ज्यादा मटेरियल है देन द कैलकुलेटर, ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मेरा आईपैड, भाई साहब मैंने पूरा प्रोटेक्शन, मतलब गिरने दूंगा ही नहीं मैं उसे। आईपैड गिरा तो मेरे लिए बहुत बड़ा खर्चे का मामला है भाई, लेकिन वहीं पे अगर कैलकुलेटर गिर जाए फर्क नहीं पड़ता। वहीं मेरे पास एक नटराज का पेंसिल भी है और ये एप्पल का पेंसिल भी है। नटराज का पेंसिल गिर जाए, नोक टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, लेकिन ये नहीं, है कि नहीं? सो दिस इज मटेरियल फॉर मी, और वो नटराज का पेंसिल इज अ मटेरियल फॉर मी। समझ रहे मेरी बात को? सो इफ दिस इज टैंजिबल बट स्टिल दिस इज नॉट मटेरियल इनफ फॉर मी, दिस इज इमटेरियल, तो ये जो है ये नॉमिनल अकाउंट तो है, लेकिन ये आएगा इन द कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। अब जरा सोचो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स कम नाउ टू अ फैक्ट्री एग्जांपल, ठीक है। फैक्ट्री में जो भी आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो दैट हैज टू बी डायरेक्ट मटेरियल। लाइक से फॉर एग्जांपल अपना शर्ट बनाने का फैक्ट्री है, वी आर मेकिंग शर्ट्स। शर्ट बनाने के लिए क्लॉथ इज डेफिनेटली अ डायरेक्ट मटेरियल,
ठीक है। लेकिन यहीं पे और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे अगर मैं कोई आयरन एंड स्टील रिलेटेड कोई फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, तो वहां पे आप देखना बहुत सारी जगह पर रबर ग्लव्स यूज करते हैं, रबर शूज यूज करते हैं, कुछ कुछ जगह पे आप देखना हेलमेट्स वगैरह यूज करते हैं, कुछ कुछ जगह वेल्डिंग रिलेटेड काम रहा, आग रिलेटेड काम रहा तो एक अलग गॉगल पहन के चलते हैं। ऐसा होता है, देखा है आप लोगों ने, है ना। अब ये कोई गॉगल ऐसे फैशन वाले गॉगल्स नहीं होते, राइट। सो ये जो है ये यूज एंड थ्रू नेचर के, लेकिन दिस इज ऑल्सो समथिंग हेंस नॉमिनल अकाउंट टैंजिबल, बट एट द सेम टाइम नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल विद द आउटपुट। अब मुझे एक बात बताओ, एक गॉगल से कितने यूनिट बनाए? अरे भाई साहब, गॉगल से यूनिट्स का थोड़ी ना संबंध है कोई, को समझ रहे हो मेरी बात को? सो इट इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल एंड हेंस इट इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल। आई होप यू आर गेटिंग मी ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। हमारा रेस्टोरेंट है, खाने के एग्जाम्पल के बगैर सर अभिजीत सर का क्लास खत्म नहीं हो सकता, राइट। हाँ जी, तो चलिए मैं बताता हूँ। सपोज मान के चलिए हमारा रेस्टोरेंट है, राइट। अब ये रेस्टोरेंट में हम लोगों ने अलग अलग तरह की चीजें बना रहे हैं, हम लोग रोटी बना रहे हैं, आटा लग रहा है, ऑयल लग रहा है, वेजिटेबल्स वगैरह ये सब चीजें लग रहे हैं। ऑल दीज आर माई रॉ मटेरियल, दीज आर ऑल डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। लेकिन वहीं पे कुछ और भी चीजें है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेन्यू कार्ड। अब मेन्यू कार्ड को आप असेट तो नहीं कहोगे मेरे ख्याल से, है ना। मेन्यू कार्ड को बैलेंस शीट पे ले जाओगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, नहीं ना। तो वो जो मेन्यू कार्ड है, उस मेन्यू कार्ड को मैं क्या कहूं फिर? इट इज ऑल्सो मटेरियल, नॉमिनल अकाउंट ही है ना। लेकिन जरा सोच के देखिए, इज इट डायरेक्ट मटेरियल? आप जरा सोचो, हर एक बंदे को सेम मेन्यू कार्ड पकड़ाया जाता है, वो एक ही मेन्यू कार्ड देखता है हर बंदा, है ना। तो अगर सेम मेन्यू कार्ड देख रहा है तो दैट कॉस्ट इज गेटिंग डिवाइडेड बिटवीन ऑल, इट इज नॉट ट्रेसेबल विद वन सिंगल पर्सन। गेटिंग मी? सो दैट मेन्यू कार्ड विल बिकम एन इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, आई होप ये एग्जांपल से दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया ये, ठीक है। ओके, अब इसी तरह से अगर मैं बाकियों की बात करूं, बाकियों में भी ऐसा ही होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। अब अगर मैं लेबर की बात करूं, तो लेबर में डायरेक्ट मतलब क्या, इनडायरेक्ट मतलब क्या? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर ही दिया सर। जो डायरेक्ट लेबर होता है ये प्रोडक्शन स्टाफ होता है ना, जिनको हम वेजेस के नाम से पुकारते हैं। और इनडायरेक्ट लेबर यानी अदर स्टाफ्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इन लोगों को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। उसी तरह से एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस में भी इसी तरह से सब डिविजन आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहां से आया डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओवरहेड्स कहा था, प्लीज अंडरस्टैंड द टोटल ऑफ द इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज व्हाट इज ओवरहेड्स, एंड द टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस is the prime cost. So the total cost is nothing but prime cost plus overheads. ठीक है, overheads में तो overheads टॉपिक पे ही बताऊंगा आपको डिटेल में, वो भी सिंपल लगेगा आपको, टेंशन मत लो आप लोग। लेकिन राइट नाउ लेट्स नाउ कम बैक टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। आई होप आप लोग यहां तक अच्छी तरह से समझ गए। सो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले आ रहा हूं मेरे ही नोट्स में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सब लोगों के मन में एक बात शुरू हो जाएगा कि सर ये नोट्स से हमें कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये नोट्स मैं आप लोगों को बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही बनाया है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल में ही ये सारे के सारे लिंक शेयर करूंगा, वहां से आप लोग इनको बिल्कुल देख सकते हो। दिस नोट्स इज रियली वेरी इफेक्टिव, दिस इज द एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। सिर्फ इतना पढ़ के चले गए तो सब कुछ कवर हो जाएगा। और हाँ, मैंने ऐसे ही इस नोट्स के पीछे में क्या एडवांटेज है वो आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा, क्योंकि इसमें मैंने एमसीक्यूज भी कवर करके रखे हैं विद द फुल मॉड्यूल। मतलब ऐसा नहीं है कि जो इंस्टीट्यूट के रिलीज या पीवाईक्यूज है सिर्फ वही एमसीक्यूज सेलेक्ट किए मैंने मैंने यहाँ पे पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज के ऊपर पूरा बनाया हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस? नंबर वन, what you need to remember here is that direct expense is nothing but the cost that can be traced directly to a cost unit or to a cost center, ठीक है। ये शब्द आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, इफेक्टिव कैश इज कैश 10, ठीक है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या है सर? देखिए भैया, ये लिंक्ड होना चाहिए टू द प्रोडक्ट या सर्विस या जॉब। डायरेक्टली इट इज ट्रेसेबल, इट इज लिंकेबल, है ना। ऐसे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर भी होते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट एक्सपेंस में उन्हीं चीजों को ला रहा हूं जो ना डायरेक्ट मटेरियल है ना ही डायरेक्ट
लेबर है और ना ही सीधी सी बात है ओवरहेड्स है। ठीक है, ओके। डज नॉट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो मैंने अभी अभी कहा, एंड इट इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, है ना। देखो कितने सिंपल से पॉइंट है। ऐसे ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितनी इजीली लिख सकते हो और कितनी इजीली मार्क्स मिल सकता है आपको। ठीक है, चलो आगे देखो। अब सीधी सी बात है, सबके दिमाग में चल रहा है एग्जांपल्स क्या है। एग्जांपल्स में सबसे पहले रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी आई होप सब लोग समझते हो। देखो रॉयल्टी के ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो बना के डाला हुआ है, शायद वो मैंने दूसरे चैनल में डाला है, मैं इस चैनल में भी डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एक मैंने जिज्ञासा सीरीज करके चालू किया था यहाँ पे प्लेलिस्ट, और उस जिज्ञासा सीरीज में ऐसे जो भी मन में आपके जिज्ञासा आते हैं वो वाले वीडियोस में उस प्लेलिस्ट में डालता रहूंगा। ठीक है, अभी नया है चैनल, आप लोगों का सपोर्ट अभी मुझे धीरे धीरे मिल रहा है, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि सब लोग इस तरह से सपोर्ट कर रहे हो, और ऐसा ही सपोर्ट अगर मिलता रहा तो आई एम प्रॉमिसिंग यू दोस्तों कि आई एम planning to bring up a lot of things that will be really very beneficial for all of you from exam point of view। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो की एग्जांपल्स में क्या क्या आ रहा है। रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन हो या ध्यान रखना ऑन सेल्स या सर्विस रहे ना, तो भी हम लोग उसे बिल्कुल यहां पर काउंट करेंगे। ठीक है, ओके। स्पेशल डिजाइन और ड्रॉइंग्स फॉर अ जॉब। ठीक है, कोई भी एक जॉब अगर मैंने हाथ में लिया तो उसको उसके रिलेटेड मुझे कोई स्पेशल डिजाइनिंग कुछ करना पड़ रहा है या कुछ भी ड्राइंग करना पड़ रहा है, जैसे मैंने इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कोई काम अपने हाथ में लिया, तो उसका जो डिजाइनिंग कॉस्ट आ रहा है, बेसिक ड्राइंग जो कॉस्ट आ रहा है, दैट विल ऑल्सो बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ओके। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, फॉर अ जॉब। कोई एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर मुझे सॉफ्टवेयर बनाना पड़ रहा है तो दैट इज डेफिनेटली अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, उसी तरह से हायर चार्जेस ऑफ अ स्पेसिफिक इक्विपमेंट व्हिच इज यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। कोई खास तरह का इक्विपमेंट है जो मुझे लगेगा ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, तो दैट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, उसी तरह से जॉब वर्क चार्जेस फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब जगह पर आप लोगों को एक खास बात दिखाई दे रहा है, ये जो एक्सपेंसेस है दिस इज डायरेक्टली रिलेटेबल, लिंकेबल, ट्रेसेबल विथ वन जॉब और वन प्रोडक्ट और वन सर्विस, तभी जाके मैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहूंगा। सो द मेन टेस्ट इज, क्या वो उस यूनिट या उस प्रोडक्ट या उस सर्विस या उस जॉब से लिंकेबल है। अगर ये है तो दूसरा टेस्ट ये है कि आपको देखना है कहीं वो डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर तो नहीं है। अगर नहीं है तो इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ध्यान में रहेगा, गुड। अब ये जो है कैस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स, इसके ऊपर ही एमसीक्यूज भी बहुत पूछे जा सकते हैं और थियरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो दिस एरिया इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इसको प्लीज अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं सर डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्या क्या आ जाते हैं। तो देखिए भैया, सबसे पहले यहां पे जो लिखा है ना, इनवॉइस या एग्रीड प्राइस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नथिंग बट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई भी बॉट आउट रिसोर्स है, यानी खरीदा हुआ रिसोर्स बेसिकली, ठीक है, तो उस चीज से रिलेटेड अगर मान के चलिए कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई सामान मैं खरीद रहा हूं और वो डायरेक्टली रिलेटेबल है टू वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली, तो उस प्रोडक्ट का मुझे पूरा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसीडर करना है। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट? अरे भैया देखो, बिल अमाउंट ही नहीं, बिल अमाउंट के साथ साथ कोई भी ड्यूटी, टैक्सेस, एक्सपेंडिचर्स व्हिच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये सारे के सारे मुझे वहां पे काउंट करने हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान के चलो कोई वन टाइम कॉस्ट है, कभी कभी ऐसे भी चीजें रहते हैं जो वन टाइम लगता है मुझे, अगर वो है देन इन दैट केस आई नीड टू अमोर्टाइज इट। अभी अमोर्टाइज कैसे करूंगा सर? आई विल अमोर्टाइज इट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट पीरियड, वॉट एवर इज द एक्सपेक्टेड बेनिफिट, मतलब एग्जैक्टली लाइक डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, मान के चलो वो वन टाइम कॉस्ट का बेनिफिट आपको 5 साल दिख रहा है, तो आप उसे 5 साल में इक्वली डिवाइड कर दोगे, और अगर वो प्रोडक्ट्स भी वहां पर आपको असर्टेनेबल है कि कितने प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, तो उसको वो प्रोडक्ट से आप डिवाइड करोगे टू गेट द पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, ओके। ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, if linked to an existing product or process, it is part of direct expenses. Research and development cost also will form part of direct expense if it is directly relatable to a particular product. एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अगर मुझे लगा, तो उसे भी मैं डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट करूंगा। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट भैया बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड। सर फाइनेंस कॉस्ट यहां तो छोड़ो, कॉस्ट में ही कंसिडर नहीं होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कि कॉस्ट शीट बनाते वक्त कोई भी फाइनेंस कॉस्ट हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है,
तो डायरेक्ट एक्सपेंस में तो सवाल ही नहीं उठता। अबनॉर्मल कॉस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, कॉस्ट में वही कॉस्ट आएंगे जो नॉर्मल है। कोई भी अबनॉर्मल कॉस्ट है तो भाई वो डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, वो हमें खुद को बेयर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट पास ऑन एन एबनॉर्मल कॉस्ट टू योर कस्टमर्स, यू कैन नॉट रिकवर द एबनॉर्मल कॉस्ट फ्रॉम योर कस्टमर्स। सो कोई भी एबनॉर्मल एलिमेंट आया, इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ओके। उसके आगे गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, भैया मैंने कुछ खरीदा, वहां पे मुझे ग्रांट मिला या सब्सिडी मिला, तो दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट। ओके, तो मैंने कुछ भी खरीदा, उसके लिए कुछ पैसे खर्च किए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सब्सिडी मिल गया सर, तो जो सब्सिडी मिला उतने अमाउंट से कॉस्ट को मुझे माइनस कर देना है। जैसे मैंने क्या कहूं, मैंने सोलार इक्विपमेंट लगाया, मान के चलो उसके पीछे मुझे 2 लाख रुपए का खर्च लग गया, मान लो ऐसा, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 1 लाख का सब्सिडी मिल गया, तो मेरा नेट कॉस्ट 1 लाख ही पड़ा। Getting me? तो वही मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उस डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे जीएसटी वगैरह ऐड हो गया, एक्सपेंसेस में भी तो जीएसटी लगता है, लेकिन उस जीएसटी का अगर मुझे क्रेडिट मिल जा रहा है तो फिर मैं उसको कॉस्ट में कंसिडर नहीं करूंगा, अगर ऐड कर दिया तो उसे अलग से मुझे माइनस कर देना होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसे समझ पा रहे हो। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं क्योंकि राइट नाउ दिस इज नॉट अ रेगुलर ओरिएंटेड बैच, लेकिन मैं थोड़ा फटाफट बता रहा हूं। अभी इसमें इतना ज्यादा वक्त भी मैं नहीं देने वाला था, लेकिन ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग इसे अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। मेरा टारगेट है कि आधे घंटे के अंदर में ये खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा वक्त ये वाला टॉपिक डिजर्व नहीं करता। ठीक है, हाँ जी, आगे देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थियरी क्वेश्चन में बोल नहीं सकते, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ऐसे एग्जांपल्स हमारे मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं, जरा ध्यान से देखिए। कंपनी इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, तो ये सब मुझे दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो मुझे सब पहचानना है कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा नहीं है। तो रॉयल्टी ऑन सेल्स, प्लीज नोट ऑन सेल्स भी डायरेक्ट है, हाँ, तो ये भी काउंट किया जाएगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। वही हायर चार्जेस ऑफ अ स्पेशल मशीन फॉर अ जॉब, सर ये जॉब से डायरेक्टली ट्रेसेबल है ना, तो इसे भी काउंट किया जाएगा। डिजाइन चार्जेस फॉर अ कस्टमाइज्ड ऑर्डर, कोई कस्टमाइज्ड ऑर्डर आया उसके लिए डिजाइन करवा रहा हूं मैं, भाई हम हमारा क्या कहते हैं उसको अपन, बुक के ध्यान में आ रहा है, अरे कभी कभी नहीं होता वर्ड ध्यान में नहीं आता, अरे यार वो टेलर्स, बुटीक हाँ बुक के ध्यान में आ रहा था, चलो एनीवेज, तो बुटीक है हमारा, है ना, तो वहां पे किसी ने आके, कोई कस्टमर आके अपने हिसाब से कोई ड्रेस बनवाना चाह रहे हैं, राइट, तो उनके लिए जो स्पेशल डिजाइनिंग हम लोगों ने करवाया, दैट इज आल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है सर, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो सभी तो है, तो अगर टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस पूछा है तो सबका टोटल लेना है। अब हो सकता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो इनमें से कोई एक ओवरहेड्स दे दे या कुछ और दे दे, मटेरियल दे दे, लेबर दे दे, तो उसे एक्सक्लूड करके आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हो आप लोग ये बात। ठीक है सर, ये बात तो तय है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो मॉड्यूल में अक्सर जो क्वेश्चंस दिखते हैं वो बहुत आसान दिखते हैं, और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ अलग लेवल का दिखता है। सर ये होता है, बिल्कुल होता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो बुक बनाया है, उस बुक में मैंने उसी तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी कवर किए हुए हैं। ठीक है, खैर वो बाद में बुक का के बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में इन सबका टोटल आ गया, राइट। ओके, अब दोस्तों मैं यहां पे सजेस्ट ये करूंगा कि यहां पर मैं आपको सारे एमसीक्यूज दिखा रहा हूं, आप लोग एक बार के लिए ना वीडियो को पॉज कर लेना, और ये सारे एमसीक्यूज मैं अभी कभी आपको दिखा रहा हूं, आप सारे के सारे एक बार देख लो कि आप लोग क्या आंसर आपके हिसाब से है, एक कहीं पे रजिस्टर में लिख के रख लो, ABCD करके लिख के रख लो। ठीक है, तो पॉज कर लेना एक बार और देख लो। ठीक है, देखो मैं आपको एक एक करके स्क्रॉल करके सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। ठीक है, आंसर्स को मैंने जानबूझ के हाइड कर दिया है। ठीक है, आप पॉज कर दो रिलेवेंट एरियाज में, और आप लोग एक बार आंसर्स लिख लो, देखते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। अच्छा, उससे पहले अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ऐसे देखना। ठीक है, हाँ जी, देख रहे हो आप लोग साथ? यस, अब उसके बाद ये पॉज करके देखना, मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूं, आपको पॉज करके देखना है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो सबसे पहले अभी आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको इनको अटेम्प्ट कर देना है, देख लेना है, और उसके बाद मैं आपको सारे अभी आंसर्स एक एक करके डिस्क्लोज कर रहा हूं क्या क्या आंसर्स है ना। तो सबसे पहले का आंसर है प्राइम कॉस्ट, ये तो सबका सही आया होगा। दूसरे का आंसर है फैक्ट्री रेंट,
इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आता है? फैक्ट्री का रेंट इज एन ओवरहेड्स, वो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी। फाइनेंस चार्ज अभी अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, क्या होगा? एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट। सर डायरेक्ट एक्सपेंस तो छोड़ो, कॉस्ट से ही एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मटेरियलिटी टेस्ट अगर मतलब अगर वो इमटेरियल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कुछ कैलकुलेटर के बारे में, तो जैसा डायरेक्ट मटेरियल में होता है, जैसा डायरेक्ट लेबर भी होता है, वैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस में भी होता है। इफ समथिंग इज इमटेरियल इट इज considered as an overheads, it is not taken as direct expense। अगर कोई चीज डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आया तो वो ओवरहेड्स में काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, ओके। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर allocated on the basis of actual cost incurred, whatever is the actual cost that is itself is taken as, in fact सारे डायरेक्ट कॉस्ट को लेके ये होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एज वेल एज डायरेक्ट एक्सपेंस। दैट्स व्हाट इज नॉर्मल कॉस्टिंग। तो नॉर्मल कॉस्टिंग में ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर टेकन ऑन एक्चुअल बेसिस और ओवरहेड्स आर टेकन ऑन एस्टिमेशन बेसिस। ठीक है, आएंगे ओवरहेड्स की दुनिया में भी आएंगे। हाँ जी, उसके बाद इनमें से कौन सा नॉट अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट? पहले तो भैया पढ़ना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ वन टाइम पेमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड लाइफ साइकिल ऑफ द बेनिफिट। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर अ प्रोडक्शन शुड बी included in direct expense। ठीक है, रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस शुड बी allocated to, बताइए, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। भैया प्रोड्यूस बोला है ना, हाँ जी। एंड लास्ट, इफ एन abnormal portion of direct expense is material and quantifiable it should be taken as direct expense। सर abnormal है सर, excluded from direct expense। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी आपको बताया और मैंने जो टारगेट करके रखा था कि आप लोगों को मैं आधे घंटे के अंदर में पूरा कवर करवाऊंगा, वादा अनुसार इसको कवर अप कर लिया। ठीक है, सो दोस्तों इसे आप लोगों को अच्छी तरह से एक बार पढ़ के जाना है, इसे इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा आफ्टर दिस मैं एक चीज और आप लोगों से ही डिस्कस करना चाह रहा हूं। इस वीडियो के कमेंट में मैं देखना चाहूंगा कि कितने जन यहां तक पहुंचे, मतलब एंड तक कितने जनों ने वीडियो देखा, और जिन लोगों ने भी इसे एंड तक देखा उन लोगों से मैं एक रिकमेंडेशन, उन लोगों से एक व्यू जानना चाहता हूं। मेरे दिमाग में ये है कि मैं लाइव सेशंस लूं अभी आपके। ठीक है, लाइव सेशंस। सो आप लोग कितने सारे जन यहाँ पे लाइव सेशन चाहते हो? और लाइव सेशन में मैं चाहता हूं कि मैं लाइव में एक क्विज ले आऊं। क्विज में मैं अपने मन से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाऊं विच विल बी एमसीक्यूज, और वो क्वेश्चंस सिर्फ एग्जामिनेशन वाले नहीं, मैं मन से भी बहुत सारे बनाऊंगा, और एकदम अच्छे खासे इजी वाले से लेके ट्रिकी वाले क्वेश्चंस, ये सब कुछ बनाऊंगा। लेकिन वो क्विज का मजा तभी आएगा अगर वो लाइव हो। ठीक है, हम सब आपस में कंपीट करें। तो ये मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोगों का इस पे क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है। तो अगर आप लोग सब चाहते हो कि मैं ये लाइव क्विज ले आऊं, तो उसके लिए कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। कमेंट को देखने के बाद ही मैं इस डिसीजन को पूरा करूंगा। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए इसके अलावा मैं कुछ और भी लाइव बैचेस प्लान कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, चलिए सर, तो दैट्स इट, लेट्स एंड इट फॉर टुडे, एंड आगे मिलेंगे एक और वीडियो में विद ओवरहेड्स, है ना। पढ़ते रहो सब लोग, ऑल द बेस्ट।